नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया खेद, सदन की कार्यवाही फिर से शुरू। अजित पवार की मौत पर सियासी हलचल, सीएम फडणवीस बोले जांच जारी, ब्लैक बॉक्स मिला, इंतजार करें निष्कर्ष का। बीएमसी में महायुति की जीत पर डिप्टी सीएम शिंदे खुश, बोले मुंबई को बनाएंगे स्वच्छ और विश्व स्तरीय शहर। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के तलाक केस में नया मोड़, कोर्ट में पेश हुई पत्नी, बोली साथ रहना चाहती हूं, सुनवाई 24 फरवरी तक टली। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कौशांबी के होटल में देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश, 11 महिलाएं रेस्क्यू, 3 आरोपी गिरफ्तार। बजट सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कुछ टिप्पणियों पर भाजपा सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित हो गई। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थिति को शांत करने के लिए अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो उन्हें इसका अफसोस है। उनके इस बयान के बाद सदन का माहौल सामान्य हुआ और रुकी हुई कार्यवाही दोबारा शुरू हो सकी। इसे सदन में शालीनता और सहयोग की परंपरा को बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इन्होंने मुझे कल उस वक्त बोलने दिया होता, मैं खुद अपनी बात को विड्रॉ कर लेता। मैंने उस वक्त आपसे कहा था मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन इनके फील्ड कमांडर जो हैं वो राजी नहीं थे। स्पीकर साहब, धाक देनी चाहिए ऐसी फौज को। जनरल मैदान छोड़ के चले गए, लेकिन फौज जो है मोर्चा छोड़ के गई नहीं, बैठे रहे। अब मैं सुनता रहा। अब 2 मिनट आप सुन लीजिए। ऐसे बहादुर फौज को मैदान में इस तरह इनके कमांडर छोड़ के जाएं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब रही बात खामोश, आप खामोश। यहां पे जज्बात में आके बातें हो जाती हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई बीएमसी में महायुति का भगवा लहराने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुंबई वासियों ने महायुति को बहुमत देकर विकास पर विश्वास जताया है। शिंदे ने नवनिर्वाचित महापौर ऋतुबेन तावड़े और उप महापौर संजय घाड़ी को बधाई देते हुए कहा कि महायुति मुंबई को स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति सरकार मिलकर मुंबई के विकास को नई गति देगी। खुशी की बात है, हमारे महायुति के लिए खुशी का दिन है कि आज मुंबई वासियों ने महायुति को आज बहुमत दिया है और महायुति का महापौर और महायुति का उप महापौर, महायुति के महापौर हमारी ऋतुबेन तावड़े और महायुति के उप महापौर संजय घाड़ी, ये दोनों आज निर्विरोध यहाँ पर चुनकर आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मुंबई वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने महायुति पर विश्वास रखा है, विकास को चुना है और विकास को स्वीकारा है। हमारे 3.5 सालों के कामों का उन्होंने इस चुनाव में हमें जीत के रूप में मुंबई वासियों ने महायुति को चुनकर दिया है। इसलिए मैं मुंबई वासियों को धन्यवाद देता हूँ। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष के औचित्य पर उनके जो सपने हैं, मुंबई को विकसित करना, मुंबई को साफ सुथरे रास्ते देना, मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त करना, प्रदूषण मुक्त करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, गड्ढों से मुक्त करना, ये सब काम महायुति करेगी। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने थाना कौशांबी क्षेत्र में सर्वे और रेस्क्यू अभियान के दौरान अवैध देह व्यापार के एक नेटवर्क का खुलासा किया है।
पुलिस ने एक होटल पर छापेमारी कर 11 पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया, जबकि मौके से देह व्यापार में संलिप्त 3 आरोपियों जो राहुल शर्मा, अंकित चौहान और सुनील को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि महिलाओं को बहला फुसलाकर और लालच देकर इस धंधे में धकेला जा रहा था। पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि रेस्क्यू की गई महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर भेजकर काउंसलिंग भी कराई जा रही है। से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कौशाम्बी क्षेत्र अंतर्गत जो सरोवर पोर्टिको होटल है, वहां पे कुछ महिलाओं को अनैतिक रूप से रख करके अनैतिक देह व्यापार उनके माध्यम से कराया जा रहा है। तो उसी क्रम में तत्काल ही उक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए विधिक अनुमतियां प्राप्त करके होटल पर मेरे द्वारा रेड की गई, जिसमें वहां होटल के कुछ कमरों से कुल 11 पीड़िताएं बरामद की गई हैं, जिनसे पूछताछ के क्रम में ये ज्ञात हुआ है कि ये कुछ समय से यहाँ पर रुकी हुई थी और इसमें यहाँ पे जो लोग थे, जिसमें होटल मैनेजर और 2 अन्य लोग मिले हैं, उनके द्वारा तथा अन्य लोगों के द्वारा इनसे यहाँ पर होटल में तथा अन्य जगहों पर भेजकर अनैतिक देह व्यापार का कार्य कराया जा रहा था। इस प्रकरण में अभी तक हमारी टीम के माध्यम से 11 पीड़िताओं को रेस्क्यू किया गया है तथा होटल मैनेजर राहुल शर्मा, इसमें एक अन्य लड़का जो वहीं पे मिला था जिसका इसमें सक्रिय भागीदारी है, अंकित चौहान और सुनील को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है और इसमें पूछताछ के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक के मामले में बुधवार को आरा सिविल कोर्ट स्थित कुटुंब न्यायालय में सुनवाई हुई। ज्योति सिंह कोर्ट में पेश हुई, जबकि पवन सिंह अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी देते हुए उपस्थित नहीं हुए। उनके वकील ने यह जानकारी अदालत को दी, जिसके बाद अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय की गई है। सुनवाई के दौरान ज्योति सिंह ने जज के सामने कहा कि वह तलाक नहीं चाहती और अपने पति के साथ ही रहना चाहती हैं। उन्होंने पति की ओर से लगाए गए आरोपों को भी खारिज किया। फिलहाल कोर्ट में सुलह की प्रक्रिया जारी है ताकि दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना तलाशी जा सके। मामले को लेकर कोर्ट परिसर में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में देश की पहली मेलोडी रोड तैयार किए जाने की जानकारी दी है। छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर हंगरी की तकनीक से विकसित इस विशेष सड़क पर वाहन लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते ही संगीत सुनाई देता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक फिलहाल आधा किलोमीटर का पायलट स्ट्रेच तैयार किया गया है, जहां जय हो गीत की धुन सुनाई दे रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस रोड पर अलग अलग तरह के संगीत ट्रैक भी जोड़े जा सकते हैं। परियोजना के सफल परीक्षण के बाद कोस्टल रोड पर ऐसे और मेलोडी स्ट्रेच विकसित करने की योजना बनाई गई है। मुंबई में पहली बार या शायद देश में पहली बार एक मेलोडी रोड तैयार करने का प्रयास हुआ है। हंगेरी की ये टेक्नोलॉजी है और इसको हमारे जो छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड है उसके ऊपर उसको लाया गया है, जिसमें जो मार्किंग्स किए गए हैं, इन मार्किंग्स पर जब गाड़ी करीब 60 की स्पीड से चलती है तो उस समय हमको म्यूजिक सुनाई देता है, संगीत सुनाई देता है। अभी उसमें हम लोगों को जय हो जो गाना है वो गाना सुनाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार का संगीत उसमें हम लोग कर सकते हैं। अभी 500 मीटर का एक स्ट्रेच आधे किलोमीटर का इस पर तैयार हुआ है और इसकी सफलता को देखते हुए और इसमें जो लर्निंग्स है उसके आधार पर इस रोड पे आगे भी मेलोडी रोड तैयार करने का विचार हम लोग करेंगे। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोर की हत्या का मामला सामने आया, जिसका खुलासा पुलिस जांच में हुआ। रतनपुर गांव में नाबालिग का शव मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। एसडीपीओ नितिन खंडेवाल के मुताबिक जांच के दौरान मृतक की मां मीनू देवी और उसके ममेरे भाई रोहित साहा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, जिसमें हत्या की साजिश का खुलासा भी हुआ है। पुलिस के अनुसार किशोर ने अपनी मां और रोहित साहा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद राज खुलने के डर से दोनों ने कथित तौर पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव तालाब में फेंक दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई भी जारी है।
प्राप्त हुई कि रतनपुर गांव में एक 14 वर्षीय बालक है, आयुष 14 वर्षीय बालक है, उनकी डेड बॉडी बरामद हुई थी। इस संबंध में उनके पिता के द्वारा अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बरहरवा थाना कांड संख्या 2826 दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड के अनुसंधान के दौरान एक टीम बनाई गई सीआई बरहरवा के नेतृत्व में, और उन्होंने अनुसंधान में पाया कि इस बालक के हत्याकांड में मुख्य रूप से उसकी खुद की माँ और उसका जो उसका भगना था वो शामिल थे। इसकी माँ का नाम मीनू देवी और एक और मृतक का जो ममेरा भाई है रोहित साहब, इन दोनों की संलिप्तता थी। अनुसंधान के दौरान ये भी पाया गया कि मीनू देवी और रोहित साहब के बीच में अनैतिक संबंध था काफ़ी लंबे समय से, साल भर से ज़्यादा से। और इस संबंध में जो एक अभियुक्त है रोहित साहब, वो मृतक के घर आना जाना लगातार रहता था। और उस दिन भी क्या हुआ कि जब वो घर आया, इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में अपनी माँ को उसके ममेरे भाई के साथ उसने पाया घर के पीछे में। और उसके बाद उसमें जो लोक लज्जा के डर से कहें या फिर डर से या भय से, फिर इन दोनों ने को लगा कि ये बात सभी जगह बता देगा, तो उसके बाद दोनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया और पास में ही पोखर में उसको डुबा के मार दिया। सूचना प्राप्त हुई कि गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने 11 फरवरी 2026 को सत्तारी तालुका के वलपोई में एक अत्याधुनिक फायर स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसे 24/7 एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यह केंद्र आगजनी, सड़क दुर्घटनाओं, बाढ़, जंगल की आग और अन्य आपदा संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों, उन्नत फायर फाइटिंग सिस्टम से त्वरित रेस्क्यू संसाधनों से लैस है। सरकार के अनुसार नए फायर स्टेशन के शुरू होने से सत्तारी और आसपास के इलाकों में आपातकालीन सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी और राहत बचाव कार्यों की प्रतिक्रिया समय में उल्लेखनीय सुधार आएगा, जिससे आपदा प्रबंधन तंत्र को और भी मजबूती मिलेगी। लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण में बजट से जुड़ा एक भी ठोस मुद्दा नहीं उठाया। जायसवाल के अनुसार सदन को उम्मीद थी कि वे बजट पर विस्तार से बोलेंगे, लेकिन उन्होंने अधिकतर समय इंडो यूएस डील पर चर्चा की, जबकि विषय बजट था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगा मानो राहुल गांधी बजट भाषण की तैयारी के बजाय किसी अन्य मुद्दे के कागज को लेकर सदन में पहुंचे हों। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की मौत को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एनसीपी विधायक और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार द्वारा कई तथ्यों के आधार पर उनकी मौत में साजिश या घात की आशंका जताए जाने के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी के मन में किसी तरह की शंका है तो उसका निरसन होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सभी आवश्यक जांच शुरू हो चुकी है और डीजीसीए की जांच भी जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है और जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस हादसे की पूरी जांच के लिए उन्होंने स्वयं केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रोहित पवार जी का वो जो उन्होंने बात कही वो मैंने देखा नहीं, थोड़ा बहुत उसके बारे में मुझे मालूम है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी मन में कोई शंका होगी तो उस शंका का निरसन होना चाहिए। इस दृष्टि से भारत के कानून में जिस प्रकार के जांच एजेंसियां हमारे पास उपलब्ध है और ऐसे मामलों में जिस प्रकार की जांच अपेक्षित है वो सारी जांच शुरू हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है जो डीजी सेफ्टी, उनकी जो जांच होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो भी जांच चल रही है। ब्लैक बॉक्स भी मिला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस जांच को समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन किसी के भी मन में कोई शंका होगी तो उस शंका का भी निरसन होना चाहिए।
मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले केंद्र सरकार को मैंने ही चिट्ठी लिखी थी कि इस प्रकार का ये जो एक एक्सीडेंट हुआ है इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि आगे में अगर इसमें क्या क्या गलतियां हुई है ये समझ में आएगा, तभी हम लोग हमारे आसमान को और हमारे एविएशन को सेफ रख पाएंगे और केवल नेता ही नहीं, आम जनता को भी हम लोग सेफ रख पाएंगे। बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों को मिल रही धमकियों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा अभिनेता रणवीर सिंह को कथित धमकी मिलने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और धमकी भेजने वालों की सच्चाई की जांच जारी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कोई भी गैंग मुंबई में पैर नहीं पसार पाएगा और मुंबई पुलिस ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार पब्लिसिटी के लिए भी ऐसी घटनाएं सामने आते हैं, लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुंबई पुलिस पूरी तरह सक्षम है। बात तो यह है कि जिन लोगों ने किया उनको अरेस्ट किया है और ये संदेशा भेजने वाले सही है कि गलत है या बहती गंगा में कोई हाथ धो रहा है, इसको भी ढूंढने का काम चल रहा है। कोई भी गैंग हो मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। कई बार ये ध्यान में आता है कि कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए भी ऐसी चीजें की जाती है, क्योंकि जब किसी स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है और फिर वो दिन भर खबर चलती है, उसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अहमदाबाद सुखराम नगर के सेंट विनोबा नगर इलाके में आज एक गंभीर घटना सामने आई। यहां एक गैलरी अचानक गिर गई, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। घटना के समय जोरदार आवाज सुनाई दी और कई लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हादसे में कई लोग भी घायल हुए हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र पिछले 1 साल से खतरनाक स्थिति में था और इसके बारे में शिकायतें भी की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। लोग अपने अपने घरों में भी जाने से भी डरने लगे हैं। गुजरात के अहमदाबाद के सुखराम नगर के सेंट विनोबा नगर इलाके में आज एक गैलरी गिरने की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक जोर की आवाज सुनाई दी और कई लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वहीं कई लोग घायल भी हो गए। आसपास के लोग इसको लेकर काफी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि कई महीनों से यहाँ का हाल ऐसा ही था और इसके बारे में शिकायत भी की गई थी, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिया गया। लोग घर में जाने से भी डर रहे हैं। इधर ये 1 साल से पोपड़े सब पड़ ही रहे थे, कोई देख ही नहीं रहा सामने। इधर सब आके चले जाते, देख देख के, कुछ करते नहीं है कोई। अभी क्या करते हैं? अभी ये अक्का पिल्लोरी पड़ गया, पहाड़ी है ना अक्की, वही पड़ गई सब। इसमें 2 जने घायल हुए। क्या कहोगे जिस तरह से ऐसे झोपड़ी मकानों में रहना पड़ता है? क्या करे, कोई देखता ही नहीं है तो फिर रहना ही पड़ेगा ना मजबूरी में। तो आपने किसी को रजूआत की है? हाँ, सबको कि हमारे इधर के आगे पड़ते हैं उनको कहा, सबको कहा, अपन कोई ध्यान ही नहीं देते। हाँ बोले करेंगे बस उतना ही बोलते। अभी आपको कितना डर लग रहा है ये घटना के बाद? अभी बहुत डर लगा। अभी तो घर में ही नहीं जाएंगे हम। अभी तो गोतना ही, भाड़े से ही रहना पड़ेगा ना, मकान गोदते। बिल्डिंग से किसको लिए रखी गई है पूरी बिल्डिंग, तो कैसी हालत है? अभी सब गिरने ही वाला है। 60-70 वर्ष हो गए बिल्डिंग के, तो फिर गिरेगी ही ना अब तो। अहमदाबाद महानगर पालिका के पूर्व जोन के अमरावती वार्ड में संत विनो भावे नगर कहलाता है, जो वर्षों 65 के अंदर बना था। आज कम से कम 65 से 70 साल की इसकी आयु है। पिछले 2 बरस में यहाँ पर यह 4वां-5वां बनाव बना है। ये तो खुशनसीब थे वहाँ के बच्चे और वहाँ के लोग, जो सुबह होने के कारण ना नीचे बैठे हुए थे। इतनी बड़ी गैलरी धड़ाके भर जब गिरी, मैं मानता हूँ वहाँ जो भी होता 2-5 जनों की तो लाश जाती, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, भगवान की कृपा है, गॉड का प्रेयर है कि इनकी जान बची। बात यह है कि अहमदाबाद नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता स्थान पर है। उनके आपके माध्यम से मैं मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से एक रजूआत करना चाहूँगा कि ये जो पोजीशन है, ये आज इनकी 65 बरस की जूनी, 70 बरस की जूनी इमारतें,
इसको रीडेवलपमेंट करने के लिए बार बार रजुआत करना, 6 महीने पहले इसका टेंडर निकलना, टेंडर योगी कंस्ट्रक्शन को मिल जाना, लेकिन टेक्निकली कारण से योगी कंस्ट्रक्शन को कामगिरी नहीं देना, ये कुछ समझ में नहीं आता। मेरी और एक गंभीर ये भी रजुआत है कि मणिनगर के अंदर ईडब्ल्यूएस के मकान बनते हैं, घाटलोडिया में ईडब्ल्यूएस के मकान बनते हैं, टेंडरिंग भी हो जाता है, लेकिन वहाँ के स्थानिक एमएलए काउंसिलर विरोध करते हैं और वो टेंडर का काम बंद कर दिया जाता है। जबकि ये गरीब अनुसूचित जाति के भाई, वाल्मीकि समाज के भाई ये सामने से कह रहे हैं कि भाई हमारी जान जोखिम में है। आप देखिए बार बार अधिकारी आते हैं, रिप्रेजेंटेशन करके इसका सर्वे करके जाते हैं, लेकिन कामगिरी में शून्य है। तो कमिश्नर साहब से मेरी ये रजुआत है कि जो भी इसमें जवाबदार पदाधिकारी है, अधिकारी है, जिनकी वजह से डिले हो रहा है, उसके सामने एक्शन लिया जाए और तात्कालिक धोरण से इनको यहाँ से रेस्क्यू करके, आज फायर ब्रिगेड को अभिनंदन दूंगा, 35 से 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो मैं मानता हूँ कि मेरे खुद के मंतव्य से कि इसमें अधिकारी कॉन्ट्रैक्टरों की मिली भगत से ये काम डिले हो रहा है, उसके सामने एक्शन लेना चाहिए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। धन्यवाद। We'll be right back.